राम मंदिर के लिए राष्ट्रपति कोविंद ने शुभकामनाओं के साथ दिया 5 लाख रुपए का दान। निधि समर्पण कार्यक्रम की हुई शुरुआत। भारतीय सेना आज मना रही 73वां स्थापना दिवस। सेना प्रमुख का चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश। सेना प्रमुख बोले, चीन और पाकिस्तान हमारे धैर्य की परीक्षा न ले। बीजेपी ने विधान परिषद के चुनाव को लेकर जारी की पहली लिस्ट। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा और काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे लक्ष्मण आचार्य को बनाया अपना प्रत्याशी। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच 9वें दौर की हो रही वार्ता। विज्ञान भवन में सरकार और किसान संगठनों के बीच बैठक शुरू। बड़ा सवाल, क्या आज बनेगी नए कृषि कानूनों पर बात। नोएडा पुलिस ने हनी ट्रैप मामले का किया खुलासा। पुलिस ने 2 महिला सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। पीड़ित को हनी ट्रैप में फंसाकर मांग रहे थे 2 लाख रुपए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशियों ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी के उम्मीदवारों, पूर्व मंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी ने विधान भवन में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अखिलेश यादव ने इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के दोनों उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले 2022 के चुनाव में जनता बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा को विधान परिषद चुनाव में प्रत्याशी घोषित करने पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवानी चाहिए। उन्होंने वैक्सीन का टीका मुफ्त लगाने की मांग दोहराते हुए सरकार की खामोशी पर सवाल भी खड़े करे। उत्तर प्रदेश में 28 जनवरी को होने वाले विधान परिषद के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज पहली सूची जारी कर दी है। 12 सीटों के लिए उन्होंने होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने 14 जनवरी को ही पार्टी की सदस्यता लेने वाले पीएम मोदी के करीब पूर्व नौकरशाह अरविंद कुमार शर्मा के साथ 3 और के नाम की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए आज घोषित बीजेपी की पहली सूची में पूर्व आईएएस अधिकारी एके शर्मा का भी नाम है। शर्मा कल ही लखनऊ में बीजेपी में शामिल हुए थे। विधान परिषद के लिए बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा और काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे लक्ष्मण आचार्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं भारतीय सेना आज अपना 73वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने ने चीन और पाकिस्तान को चेताते हुए कहा कि हम चर्चा और राजनीतिक प्रयासों के माध्यम से अपने विवादों का समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन किसी को भी हमारे धैर्य की परीक्षा लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि आप सभी उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ चल रहे तनाव से अवगत हैं। सीमाओं पर एक तरफा स्थिति बदलने की साजिश को लेकर जोरदार जवाब दिया गया है। उन्होंने देश को आश्वस्त किया कि गलवान के बहादुरों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सेना प्रमुख जनरल नरवाने ने यह भी कहा कि पिछले साल एलओसी के पास और आतंकवाद रोधी अभियानों में सेना ने 200 से अधिक आतंकवादियों का सफाया किया। लगभग 300 से 400 आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के लिए सीमा के पास प्रशिक्षण शिविरों में बैठे हैं। पिछले वर्ष संघर्ष विराम उल्लंघन की संख्या में 44% की वृद्धि हुई है, जो पाकिस्तान के नापाक इरादों को दर्शाता है। जो कि पाकिस्तान के नापाक इरादों का सबूत है। सरहद पार से ड्रोन्स और टनल्स के द्वारा भी हथियार की स्मगलिंग करने की कोशिश की गई। नियंत्रण रेखा पर हमारे सक्रिय ऑपरेशन और मजबूत काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड से न केवल को दुश्मन को भारी नुकसान हुआ, बल्कि घुसपैठ की अनेक कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। पिछले वर्ष सेना ने नियंत्रण रेखा और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में 200 से भी अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। इन प्रयासों से जेएनके में न केवल हिंसा की घटनाओं में काफ़ी गिरावट आई है, बल्कि आवाम को भी आतंकवाद से राहत मिली है। जो
वहीं मिर्जापुर में 60 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। खबर मडिहान थाना क्षेत्र के संत नगर एनसीसीएफ केंद्र की है, जहां इन लोगों ने किसान बनकर फर्जी खतौनी के जरिए करीब 17,000 कुंटल धान बेच दिया। वहीं किसान एक हफ्ते से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, तो उसी तरफ बिचौलियों के मिली भगत से रोज धान बेचा जा रहा था। इस तरह से लगभग 17,000 कुंटल धान की खरीद की गई और रजिस्टर पर आंकड़ा छिपाकर ऑनलाइन 765 लोगों को धान बेच दिया गया। एक दिन पूर्व उपजिलाधिकारी रोशनी यादव के जांच करने पर नकली किसानों की पोल यहां पर खुल गई, जिसके बाद लेखपाल लल्लन सिंह ने केंद्र प्रभारी और कुल 60 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि किसानों को राहत देने के लिए एनसीसीएफ केंद्र खोले गए थे। केंद्र प्रभारी द्वारा एक ही किसान का जो एक सप्ताह बाद क्रय करना था, हर अगले दिन उसी किसान से खरीद दिखाई गई है। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए ये फर्जीवाड़ा करने का प्रयास किया गया, पुष्टिकृत हो गया जांच में, तब इस पे 59 लोगों और केंद्र प्रभारी के खिलाफ पुनः एफआईआर करा दी गई। केंद्र प्रभारी को 31 की एफआईआर में भी है और आज जो एफआईआर हुई 59 लोगों के साथ, उसमें भी केंद्र प्रभारी। इस बीच बड़ी खबर भगवानपुर से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि 54 ग्राम स्मैक के साथ 2 लोगों को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 3 लाख यहां पर स्मैक की कीमत बताई जा रही है। इसी के साथ एनडीपीसी के तहत इन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने जेल भेज दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भगवानपुर से, जहां पर पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी सफलता यहां पर हासिल की है। 54 ग्राम स्मैक यहां पर पुलिस ने बरामद किया है और साथ ही इसी के साथ 2 लोगों को मौके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इन आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि बरामद स्मैक की कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रयागराज में भारतीय सेना के गौरव रहे कर्नल रंजन मनोचा की मृत्यु के बाद मूर्ति का उद्घाटन किया गया है, जहां रंजन मनोचा की पत्नी सोनू मनोचा ने मूर्ति का अनावरण किया। वहीं ओडी फोर्ट के कमांडेंट कर्नल विवेक डबास के साथ सभी सैन्य अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। प्रशासन की ओर से पुलिस महानिरीक्षक कविंद्र प्रताप सिंह और जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी के साथ कई अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। वहीं जीओसी लंबा ने बताया कि कर्नल रंजन मनोचा सेना के अति विशिष्ट अधिकारी थे। रंजन मनोचा का सांस्कृतिक और धार्मिक कार्य में एक विशेष योगदान रहा है। इसके अलावा सैनिक परिवारों के कल्याण और उत्थान के लिए भी उन्होंने कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें कई प्रतिभाएं उभर के सामने आई हैं। आज कर्नल मनोचा को एक सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं और हमेशा उनके कार्य को याद करते रहेंगे। Ranjan Manocha was one of the finest officers of the Indian Army. He was from the paras and he was at the forefront of all the activities of the army that you can think of. When he was posted over here, he was given the wondrous task of organizing and being to get embedded with the civil administration to conduct the Kumbh Mela. It was a big task for the civil administration, a big task for all of us, and he was the nodal officer from our side. He did his job in an exceptional manner. He made it look so easy, although it was so difficult. He mixed with the team of the civil administration very well. He did each and everything which was possible from the Indian side to make it, from the army side, to make this Mela a big success. इस बीच बड़ी खबर नोएडा से है, जहां पर पुलिस ने हनी ट्रैप मामले का खुलासा किया है। आपको बता दें कि 2 महिला सहित 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित को यहां पर फंसाकर 2 लाख रुपए की ये आरोपी मांग कर रहे थे, जहां पर पुलिस ने इन सभी आरोपियों को पकड़कर इस पूरी घटना का खुलासा कर दिया है। थाना फेज 2 पुलिस ने ये खुलासा करते हुए बड़ी सफलता यहां पर हासिल की है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं नोएडा से, जहां पर पुलिस ने हनी ट्रैप मामले का यहां पर खुलासा करते हुए 7 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया है। इस
गैंग में बताया जा रहा है कि 2 महिला भी शामिल थी और पीड़ित से यहां पर उसे हनी ट्रैप में फंसाकर 2 लाख रुपए की ये आरोपी मांग कर रहे थे। फिलहाल इस पूरी घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। थाना फेज 2 पुलिस ने यह खुलासा करने में बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पर हनी ट्रैप के मामले में 7 आरोपियों को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए नोएडा से हमारे संवाददाता विनायक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनायक, पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, हनी ट्रैप मामले का खुलासा किया है, क्या कुछ अपडेट है? जी, आपको बता दूं कि नोएडा फेज 3 थाने में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी को बंधक बना करके वहां से उससे फिरौती की मांग की जा रही है। जो उस चीज की जांच की गई तो उसमें एक हनी ट्रैप का मामला खुल करके निकल करके आया था। इसको जो है जो आरोपी था उसको सबसे पहले एफएनजी के पास में ये रोका गया था। उसके बाद में उसकी गाड़ी में सवार होकर के उसको बंधक बनाया गया था और एक पूरा हनी ट्रैप जैसा जो सीन होता है उस तरीके से इसको रोका गया था, बातचीत की गई थी, इसको फंसाया गया था जाल में। उसके बाद में इसको गाजियाबाद की साइड में साहिबाबाद के पास ले जा करके वहां पर बंधक बना के रखा हुआ था। वहीं कल रात में जो है नोएडा की जो फेज 2 पुलिस है वो वहां पर पहुंची और जो जिसको बंधक बना रखा था उसको जो है सकुशल बरामद किया है। साथ ही साथ 2 महिला समेत 7 लोगों को थाना फेज 2 पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनका जो आपराधिक इतिहास है उसको भी खंगाला जा रहा है, उसके लिए पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जो है इन सारे लोगों को जो है आज जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। वहीं नोएडा पुलिस द्वारा जो है इनके लोगों से रिमांड पे लेने के लिए कोर्ट से बातचीत करेगी और कुछ 10 से 15 दिनों के लिए इनको रिमांड पे भी लिया जाएगा। जी विनायक, क्या इन आरोपियों से पूछताछ में कुछ और भी निकलकर सामने आया है? आपकी अगर किसी अधिकारी से बात हुई हो तो कोई जानकारी आपके पास? आपको बता दूं कि पुलिस अधिकारी से बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पे ये बताया है कि फिलहाल जो है इस जो जिसको बंधक बना रखा था उसको सकुशल बरामद कर लिया गया है और इन लोगों की गिरफ्तार की गई है। फिलहाल जो है जो लोग हैं इनसे अलग अलग तरीके से बातचीत की जा रही है। और जो विनायक, क्या इस गैंग में कोई और भी सदस्य शामिल हैं? जी, पुलिस जो है इनके जो जहां इनका जो फ्लैट था जहां पर साहिबाबाद में, वहां पर आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर लिया कि वो फ्लैट किसका है, किससे रेंट पे दिया गया था, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लिए थे या नहीं लिए थे। इस चीज को लेकर मकान मालिक जो था उससे भी बातचीत कर रही है, कहीं उसकी तो मिलीभगत से नहीं हो रहा है। तो हर पहलुओं पे जो है नोएडा पुलिस जांच कर रही है और इनका जो पहले भी किसी को हनी ट्रैप के मामले में फंसाया नहीं फंसाया, इस चीज की भी पूछताछ करने में लगी हुई है। जी विनायक, क्या इन आरोपियों ने इससे पहले भी ऐसी ही किसी घटना को अंजाम दिया है, उसके बारे में कोई जानकारी? जी, अभी पुलिस की तरफ से खाली एक ही यही जानकारी बताई गई है। पहला मामला ये है। फिलहाल जो है पुलिस को शक है कि ऐसे भी पहली घटना इन्होंने कर रखी होगी, जिसका भी इनसे पूछताछ की जाएगी तो उसमें अन्य जानकारी निकल के आएगी तो वो पुलिस उसको बाद में मीडिया से शेयर करेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनायक तमाम जानकारी के लिए। वहीं जौनपुर में लापता हुई 3 लड़कियों को पुलिस ने 10 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया है। बड़े सपने को लेकर तीनों लड़कियां मुंबई जा रही थीं, जिसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे से नोएडा जौनपुर पुलिस ने लड़कियों को चेकिंग कर बस से बरामद किया है। मामले में एसपी जौनपुर राजकरण ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लड़कियों को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पुलिस टीम को 10,000 का इनाम देने की घोषणा की गई है। माँ बाप ने उनको जब खोजा, कहीं नहीं मिली तो रात को 10 बजे करीब थाना खोटन पे आए। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और जब जानकारी ली गई तो पता चला कि एक लड़की को उसकी बहन के द्वारा लॉकडाउन के दौरान एक मोबाइल फ़ोन दिलाया गया था। उस मोबाइल फ़ोन के नंबर को जब हमने ट्रैक किया तो पता चला कि वह नंबर लगभग रात 10:30 बजे करीब कानपुर में एक बार ऑन हुआ और उसके बाद ऑफ हो गया। इसके लिए हमने तत्काल एक टीम कानपुर रवाना की और सारी रात हम इनके जितने भी परिचय थे, जितने भी इनके स्कूल के संबंधी थे, उन सबसे दोस्त थे, उन सबसे पूछताछ जारी रही। सुबह लगभग 7 बजे वह नंबर आगरा में एक बार ऑन हुआ था। इसका तत्काल हमने आगरा से संबंधित जितने भी आगे के जनपद थे उन सबकी पुलिस से संपर्क किया और उनसे कहा गया कि कानपुर से जाने वाली सभी गाड़ियों के लिए तलाशी करें। और नोएडा पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने बहुत तत्परता दिखाते हुए यमुना एक्सप्रेसवे से जो भी बसें जा रही थी उनकी तलाशी शुरू करी। इसी क्रम में नोएडा पुलिस कमिश्नरेट द्वारा तीनों लड़कियों को सकुशल बरामद किया गया। तीनों लड़कियों से जब पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि वह अपने सपने साकार करने के लिए मुंबई जा रही थी। उनके पास मात्र 2,500 रुपया था। ऐसे में एक बहुत बड़ी संभावना थी कि वह किसी बड़े अपराधी के चंगुल में फंस सकती थी या किसी बड़े अपराध का शिकार हो सकती थी।
और मुझे खुशी है कि जनपदीय पुलिस ने नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के साथ मिलकर के मात्र 10 घंटे में बच्चों को सकुशल बरामद किया, जिसके लिए खुटन थाना की टीम और सर्विलांस की टीम को 10,000 रुपये का नकद इनाम दिया जा रहा है। माँ बाप ने इसी बीच बड़ी खबर बरेली से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बताया जा रहा है कि 500 ग्राम मादक पदार्थ के साथ तस्कर को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 50 लाख मादक पदार्थ की यहां पर कीमत बताई जा रही है। किला थाना क्षेत्र के रेती चौराहे की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बरेली से, जहां पर पुलिस को नशे के खिलाफ एक बड़ी सफलता यहां पर हासिल हुई है। 50 लाख की कीमत का मादक पदार्थ यहां पर पुलिस ने बरामद कर लिया है। 500 ग्राम मादक पदार्थ के साथ तस्कर को यहां से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस मामले में अब तस्कर के खिलाफ संबंधित धाराओं में यहां पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि किला थाना क्षेत्र के रेती चौराहे की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर पुलिस ने मादक पदार्थ के साथ एक तस्कर को वहां से गिरफ्तार कर लिया है। 500 ग्राम यहां से मादक पदार्थ पुलिस ने बरामद किया है और इसी के साथ 50 लाख इस मादक पदार्थ की कीमत बताई जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं बरेली से, जहां पर पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 500 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया है। अब इस मामले में पुलिस आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है और साथ ही बड़ी सफलता यहां पर नशे के खिलाफ पुलिस ने यहां पर पाई है। वहीं पौड़ी में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि श्रीनगर गढ़वाल से 10 किलोमीटर दूर गहड़ बुघाड़ी मोटर मार्ग का हाल खस्ता हो रखा है, जिसके कारण इस सड़क से आने जाने वाले 2 पहिया वाहन चालकों को हमेशा दुर्घटना का डर बना रहता है। लेकिन लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते मार्ग अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। आपको बता दें कि लंबे समय से इस मार्ग का चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, लेकिन काम पूरा नहीं होने पर ग्रामीणों को यहां पर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों की माने तो वे कई बार विभाग को लिखित में इसकी शिकायत कर चुके हैं, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई यहां पर नहीं की गई है। लेकिन उसके पैरेलल ऊपर एक सड़क और बनी है, जो कि वहाँ के हमारे भाजपा के नेता माननीय हरक सिंह रावत जी के द्वारा पैरेलल बनाई गई हो। उस कटिंग का पूरा मलमा पीडब्ल्यूडी की रोड में डाला गया है। न तो उसके बारे में पीडब्ल्यूडी ने कभी ध्यान दिया और न ही स्वयं कार्यदायी संस्था ने उसको मिट्टी को साफ किया है। और आज जो ठेकेदार उस पर काम कर रहा है, उल्टा उसको मिट्टी को साफ करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। ये मिट्टी जमी हुई है, इसमें कई बार विभाग को सूचित करने पे भी विभाग जो है अपनी मनमानी कर रहा है। पानी नहीं आ रहा। कई बार हमने शिकायत कर दी कि यहाँ टैंकर लगाओ, लेकिन विभाग बोल रहा है हमारे पास पैसा नहीं है। दिक्कत ये है कि कई बाइकें यहाँ पे फिसल जाती है, कई गाड़ी वालों को समय से चोटें लगी लड़कों पे, लेकिन ये जो है अभी अपनी मनमानी कर रहे हैं। अभी तक जो है कोई कार्रवाई तरीके से नहीं हो रही जो होनी चाहिए। मंत्री जी तो अपनी तरफ से तो उन्होंने बोला है विभाग को भाई काम करो वहाँ पे, लेकिन अभी तक कोई। इसी बीच बड़ी खबर कुशीनगर से सामने आ रही है, जहां पर कोविड-19 के टीकाकरण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि जिले में 3 जगहों पर टीकाकरण होना है। आपको बता दें कि रविंद्र नगर, हाटा, फाजिल नगर सीएचसी पर कोविड का टीका लगाया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, डीएम ने प्रेस वार्ता कर इस मामले की जानकारी दी है। तो बड़ी जानकारी कुशीनगर से आपको दे रहे हैं, जहां पर अब लोगों का इंतजार अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जल्द ही अब कोविड की वैक्सीन यानी कि कोविड का टीका अब लोगों को लगाया जाएगा। 16 जनवरी से टीके का अभियान यहां पर टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा, जिसको लेकर अब डीएम ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दे दी है। जिले में 3 जगहों पर टीकाकरण किया जाएगा और साथ ही इसको लेकर भी प्रशासन ने टीकाकरण की तैयारियां पूरी कर ली हैं। जगह जगह पर कोविड वैक्सीन का भव्य तरीके से जिला प्रशासन स्वागत करता हुआ भी नजर आ रहा है। अब ऐसे में 16 जनवरी से
टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। तो बता दें कि रविंद्रनगर, हाटा, फाजिल नगर पीएचसी पर कोविड का टीका यहां पर लगाया जाएगा, जिसको लेकर डीएम ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। वहीं दिल्ली में कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में दिनेशपुर के हजारों किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली है। आपको बता दें कि कई संगठन के लोग एकत्रित होकर सुभाष चौक पर पहुंचे। साथ ही कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे के खिलाफ जमकर यहां पर नारेबाजी की गई और कैबिनेट मंत्री का पुतला दहन करते हुए काले कानून को वापस लेने की मांग की गई। उसके बाद ट्रैक्टर रैली गुलरभोज होते हुए गदरपुर पहुंची। इस बीच गुलरभोज के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के निवास के सामने किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। तो वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के निवास के सामने भारी पुलिस बल भी मौजूद रही। गदरपुर ब्लॉक में किसानों को एक ट्रैक्टर की एक रैली निकालकर इसका विरोध कर रहे हैं। हजारों के ट्रैक्टर इसमें शामिल है और दूसरे वाहनों से कार, मोटरसाइकिल तो और है ही। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ठीक बोला, हाँ ठीक बोला, मगर 4 लोग ऐसे लोगों के हैं, उन्होंने कमेटी बना दी जो चारों के चारों किसान विरोधी है। उन्होंने अपने बयान दिए हैं, लेख उन्होंने लिखा है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और ये आर पार की लड़ाई है और हम लोग जीत कर ही मानेंगे। गदरपुर लक्सर के एक गांव में हाथी के घुसने पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि हाथी भोगपुर जंगलों से निकलकर रामपुर, रायघटी और कंकर खाता गांव के खेतों में पहुंच गया। जैसे ही इस हाथी को ग्रामीणों ने देखा तो गांव में अफरा तफरी मच गई। खेतों में काम कर रहे लोग घरों की ओर दौड़ पड़े और हर कोई हाथी से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ता हुआ नजर आया। हालांकि हाथी ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद हाथी पर काबू पा लिया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने हाथी को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। हम मौजूद हैं लक्सर के वन दफ्तर पर, जहां पर आज ग्रामीणों द्वारा कहीं गांव की आबादी में हाथी के घुसने की सूचना मिली थी। उसी पर वन विभाग के कर्मचारियों ने आनन फानन में अपने कर्मचारियों को भेजा और धरपकड़ के लिए काफ़ी प्रयास किया। जानना चाहेंगे किस तरह का प्रयास रहा और हाथी को किस तरह से रेस्क्यू किया। हमारे बीच में है वन रेंजर गौरव अग्रवाल जी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से ये जो पूरा जो रेस्क्यू है वो कैसे हुआ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज जो हाथी को ग्रामीणों द्वारा सूचना मिलती है, किस तरह से रेस्क्यू किया गया और किस स्थान पर उसे सुरक्षित छोड़ा गया? जी हाँ, ग्रामीण द्वारा सूचना मिली थी कि एक हाथी जो कंकर खाते के पास आ गया है ग्रामीण क्षेत्र में, और यहाँ पर यूजुअली पहले हाथी की मूवमेंट नहीं थी। तो इस हाथी को रेस्क्यू करने के लिए हमारे लक्सर अनुभाग और भोगपुर अनुभाग की टीमों को भेजा गया और साथ ही कोशिश की गई कि गांव वाले जो पब्लिक है वो ज़्यादा उसको वो ना करे उत्तेजित। तो इसलिए दोनों टीमों ने भरपूर प्रयास किया और इसको काफ़ी दूर हम ले गए। उसको फतवा के पास हमने गंगा नदी पार कराकर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया और इसमें कोई जनहानि नहीं होने दी गई और किसी प्रकार का कोई ना तो जानवर को नुकसान हुआ, ना उसने किसी जनता को कोई नुकसान पहुंचाया। सर, अक्सर कर देखा गया है कि अक्सर कर जंगल से भटक कर हाथी अक्सर कर आबादी की ओर आते हैं। तो जिस तरह से ग्रामीण जो क्षेत्र है, जो आबादी क्षेत्र है, उसमें अक्सर हाथी आते हैं, तो इसके खास इंतजाम सुरक्षा की दृष्टि से जो आबादी की तरफ से ना घुस पाए उसके किस तरह के इंतजाम किए गए? जी हाँ, उसके हाथियों के मूवमेंट को रोकने के लिए पूरे क्षेत्र को सोलर फेंसिंग से सुरक्षित किया जा रहा है और ये काम अभी पूर्ण होने के उस पर है। तो उसके बाद हाथियों की मूवमेंट काफ़ी कम हो जाएगी और ग्रामीणों को भी जो नुकसान है वो लगभग ना के बराबर होगा। इस पूरे हाथी को रेस्क्यू करने में कितने कर्मचारी को लगाया गया और कितने कर्मचारी को जो लगाने में रेस्क्यू करने में कितना लगभग समय लगा होगा? जी, इसमें लगभग 1 से 1.5 घंटा लगा और 16 कर्मचारी हमारे विभाग के जो लक्सर अनुभाग और भोगपुर अनुभाग के इसमें सम्मिलित हैं। तो ये थे हमारे वन रेंजर जी जो गौरव अग्रवाल जी, उनका साफ तौर से कहना है कि लगभग 16 कर्मचारी इस हाथी को रेस्क्यू करने में लगाए गए हैं और जो आबादी की ओर जितने भी गांव हैं उनकी सुरक्षित दृष्टि से खासा इंतजाम किए हुए हैं। लक्सर से लोकमंच के लिए गोविंद चौधरी।
वहीं मंगलौर के निजामपुर हरचंदपुर गांव में एक संत के घर भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि संत के नाखून लगभग 1 फीट लंबे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि संत अपने भक्त के घर पहुंचे तो उनको देखने के लिए गांव के लोगों की यहां पर भीड़ उमड़ गई। आपको बता दें कि ये संत 19 साल से तपस्या कर रहे हैं। वहीं संत ने बताया कि पंजाब से हरिद्वार महाकुंभ में जा रहे हैं, रास्ते में अपने भक्त से भी मिलने आए हैं। उत्तराखंड में स्लॉटर हाउस को लेकर हिंदू संगठन और नेता लगातार विरोध कर रहे हैं, तो वहीं इस विरोध के कारण हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण ने निर्माणाधीन स्लॉटर हाउस को सील कर दिया है। दूसरी तरफ हिंदू संगठन स्लॉटर हाउस को हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। विश्व हिंदू परिषद रुड़की के जिलाध्यक्ष संदीप खटाना ने स्लॉटर हाउस को ध्वस्त करने की मांग की है। आपको बता दें कि मंगलौर में स्लॉटर हाउस का निर्माण हो रहा है, जिसके विरोध में लगातार हिंदू संगठन पहले भी आंदोलन कर चुके हैं। वहीं हिंदू संगठनों का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड देवताओं की भूमि है, यहाँ पर पशु वधशाला का निर्माण करना हिंदू भावनाओं को आहत करता है। अगर ये अवैध है तो इसके निर्माण को ध्वस्त किया जाए, अगर सही है तो इसे निर्माण होने दिया जाए। ध्वस्त करने का काम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करेगा, बढ़ने तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब ये नौटंकी इस क्षेत्र के वासियों को, समाज के लोगों को और हिंदू संगठनों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और ना ही हम इसे करेंगे। वहीं टिहरी जिले के चंबा में ऑल वेदर प्रोजेक्ट का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक सुरंग के ऊपर बसे माठियान गांव के आधा दर्जन ग्रामीणों को मुआवजा नहीं मिल पाया है, जिससे ग्रामीणों ने प्रशासन के प्रति आक्रोश जताया है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि वह कई बार समस्या को लेकर प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिल पाया है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने कहा कि सुरंग के कारण उनके घरों में दरारें पड़ चुकी हैं, जिससे हादसों का डर लगातार बना रहता है। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वह आंदोलन करने को बाध्य होंगे। तो इस विषय में हमने शासन, प्रशासन, डीएम सबको अवगत करा दिया है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब आ नहीं रहा है। एक ही जवाब दे रहे हो बार बार कि हमारी वो चल रही है, जांच कमेटी बैठी हुई है, उसकी रिपोर्ट आएगी, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। आगे क्या रहेगा आपकी मांग अगर पूरी नहीं हुई? अब अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हमें मजबूरन जाम ही करना पड़ेगा यहाँ पे और धरना देना पड़ेगा, और करेंगे भी उसे। फिर में हमने दिया था, उसके 1 हफ्ता पहले है, अभी इस महीने ये अभी 1 हफ्ता पहले आए थे पटवारी जी आए थे। वो बोलो कहीं क्षतिग्रस्त नहीं दिखाई दे रहा। तब से 2 बरसातें हो गई हैं, वो सारे जितनी भी दरारें हैं वो मिट्टी से भर गई हैं। इनका पुनः आंकलन किया जाए। अच्छा, मांग पूरी नहीं होती क्या करेंगे आप? अब हम मांग पूरी नहीं हुई तो हम चक्का जाम कर देंगे, वहाँ पे सुरंग का काम रुकवा देंगे। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।